मथेनो नलुर्दे संस्कृत भाषा कितनी पुरानी है? संस्कृत भाषा ब्राह्मण तो कहते हैं ब्रह्मा के मुख से निकली हुई है। 14 स्वर आए, ब्रह्मा डमरू बजाए, वो पाणिनि ने उसका संयुक्त संकलन किया, ऐसी मान्यता है इनकी तो। लेकिन पाणिनि से पहले भी 5-6 व्याकरण तैयार थे। काश्यप, गालव, अशाक्टायन, भारद्वाज और सुभटायन और ऐंदर, ये व्याकरण उससे पहले तैयार थे। और इसने अपनी जो इसकी अष्टाध्यायी है पाणिनि की, उसमें उससे रेफरेंस दिए हुए हैं वार्तिक के रूप में भट्टोजी दीक्षित ने। मतलब संस्कृत भाषा सबसे नई कहूँगा मैं इसको तो, क्योंकि जिसकी लिपि है वो नागरी भाषा है, नागरी लिपि है। और नागरी लिपि की उत्पत्ति जो है वो 7वीं शताब्दी से पहले कहीं मिलती नहीं है। नालंदा यूनिवर्सिटी में नागार्जुन और बौद्ध संतों ने मिलकर ये नागरी भाषा बनाई थी, क्योंकि ग्रामीणी भाषा अलग करें इसको। और नागरी भाषा का मतलब शहरों के अंदर सभ्य लोगों के लिए समझने के लिए, बाहर से लोग आते हैं, चाइना से आते हैं, अमेरिका और जापान से आते हैं, उनके समझने के लिए क्या बनाई थी। इसका नाम रखा नागरी लिपि। और ये 7वीं शताब्दी से पहले इसका कोई जिक्र नहीं आता है। रुद्रदामन का लेख मिलता है कि संस्कृत का और मिक्स मतलब पाली का मिक्स है। वो भी मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है, उसमें शुद्ध संस्कृत उसमें भी नहीं है। ये कहते सबसे पुरानी संस्कृत है। वो लेख बड़ा नया पुराना नहीं है, जूनागढ़ का है वो रुद्रदामन का लेख जो शिलालेख है, वो उसमें संस्कृत मिक्स है। और वो हाईवर्ड संस्कृत है जो पहले समझ करी थी इन्होंने। मतलब ये कहना है कि जो ये मानते हैं कि पाणिनि जी ने संस्कृत के क्या थे, वो आविष्कार करता थे या उसका जन्मदाता कहते हैं ये तो, लेकिन ये सारी कल्पना है। पाणिनि जो अफगानिस्तान में पैदा हुआ है या भारत में पैदा भी नहीं हुआ वो, और उसका ये नहीं पता का किस परिवार का था वो और कहाँ जन्मा था, ये मानने वाली इलाका वो बताते हैं उसकी तो। और जहाँ तक इसकी ये अष्टाध्यायी का मतलब है, ये मतलब क्या जबानी याद थी लोगों को, लिखित में कोई प्रमाण नहीं है। संस्कृत का एक भी शिलालेख नहीं मिलता है, मतलब जो ताम्रपत्र पर हो, कहीं भोजपत्र पर हो, मतलब या कहीं मतलब कि शिलालेख हो, कुछ भी नहीं मिलता कहीं भी। हाँ, ब्राह्मी खूब मिलते हैं, ब्राह्मी भाषा के, प्राकृत भाषा के, पाली भाषा के खूब लेख मिलते हैं। लेकिन संस्कृत का कोई भी ताम्र लेख या ताम्र पांडुलिपि में ताम्र लिपि के ऊपर, कहीं ताम्र के ऊपर होते जो, और भोजपत्र पे या उसके बाद सपरास पत्र या बना करते पहले, या चमड़े में लिखा थे कुछ, वो कहीं नहीं मिलता है। क्योंकि इसकी जो लिखने की शैली है वो कौन सी है, वो नागरी लिपि है। और नागरी लिपि में ही संस्कृत लिखी जा सकती है। ब्राह्मी लिपि में, जो हमारी ब्राह्मी लिपि है, उसमें री, त्री, ली और क्षय त्रय गए शब्द नहीं है। ना ली है, ना ली है, ना क्षय है, न ग है, न त्रय है। त्रय शब्द जो है नहीं, त्रिया वाला, वो नहीं उसमें नहीं है। क्षमा वाला क्षय नहीं है इसमें। और जो आगे जैसे ज्ञान वाला ग नहीं है। ये मतलब ब्राह्मी लिपि में लिखे नहीं जाते थे नहीं शब्द ये। अब ये कैसे मान लें उसको, तो पहले संस्कृत थी, क्योंकि नागरी भाषा से पहले संस्कृत का नहीं हमको उससे लेख नहीं मिलता। और नागरी भाषा की जो मतलब पूर्णतः प्रवृत्ति चली है वो 8वीं-9वीं शताब्दी में आई है, उससे पहले कोई ग्रंथ नहीं है। और जितने भी ब्राह्मण के ग्रंथ, जितने ये लोगों के ग्रंथ संस्कृत में है, ये संस्कृत के ग्रंथ भी तभी की देन है, उससे पहले कोई संस्कृत ग्रंथ नहीं है। और संस्कृत भाषा किसी भी प्रांत की, देश की या मोहल्ले की जन भाषा नहीं रही। खाली कुछ लोगों के राय मंत्र होते थे, उनका वो जबानी होते थे। मतलब कोई भी ऐसा पीरियड, कहते वैदिक पीरियड था, न्यू था, वैदिक पीरियड में भी जन भाषा कहीं नहीं थी किसी एरिया में भी। और वैदिक पीरियड क्या था, झोपड़ियों का, जंगली सभ्यता थी ये तो कहते हैं। जबकि हमारी 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी की नगरीय सभ्यता थी, और उसके बाद में मानते हैं वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता कौन, झोपड़ियों की, घास फूस की झोपड़ियों के, ये जंगली सभ्यता थी, जंगली लोग थे ये।
मतलब इनका कोई नागरिक लिपि में आने के बाद इनकी कदर हुई ग्रंथों की भी। और जितने भी वेद हैं, शास्त्र हैं, महाभारत है, रामायण है, सब नागरिक लिपि में है। और नागरिक लिपि कब आई है? तो मतलब 7वीं शताब्दी से पहले नागरिक लिपि का कोई लेख नहीं मिलता कहीं, और 8वीं 9वीं से चालू हुई है। और जहाँ तक ये ग्रंथ हैं ये लिखे गए हैं, ये 12वीं शताब्दी मुसलमानों के पीढ़ी में लिखे गए हुए हैं। ये जितने भी संस्कृत भाषा जो है मतलब किसी भी इलाके में प्रचलित नहीं थी पहले। जहाँ पर ये मतलब कुछ लोग जो वेद पाठक कहते हैं इनको, ये ईरान अफगानिस्तान में रहते थे, लेकिन वहाँ के आम लोग संस्कृत में खरोष्टी बोलते थे, खरोष्टी लिपि चलती थी वहाँ, और 85 भाषा थी। वहाँ भी संस्कृत नहीं बोलता था कोई आपस में वार्तालाप में या सामूहिक रूप में। संस्कृत का कोई प्रचलन रहा ही नहीं है। ये वैसे कहते हैं वो सबसे पुरानी संस्कृत है, लाखों वर्ष पुरानी, ब्रह्मा के मुख से निकली, ये तो इनकी कल्पना है। संस्कृत भाषा सबसे नई है, लिपि के हिसाब से कहूँगा, व्याकरण के हिसाब से कहूँगा, और बोलचाल के हिसाब से कहूँगा। आज भी किसी इलाके में संस्कृत नहीं बोली जाती कहीं पर भी। मतलब अगर संस्कृत होती तो अशोक के इतना सारा लेख है, कोई न कोई शब्द तो संस्कृत का डालता वो भी उसमें। आज जैसे हिंदी में हमें कितने शब्द अंग्रेजी के आगे हैं, उर्दू के आगे हैं, तो इसमें भी आने थे। अगर कोई संस्कृत बोलता होता, ये कहते चाणक्य संस्कृत बोलता था चंद्रगुप्त के दरबार में। अब चाणक्य हुआ कब? वहाँ तो कोई जिक्र ही नहीं चाणक्य का। तो जो मैग्नेटिस ने किताब लिखी है हिंदी का, उसमें तो कोई चाणक्य का जिक्र नहीं है। ना वर्ण व्यवस्था है वहाँ, कोई वर्ण भी नहीं थे, जाति भी नहीं थी, मतलब वंश और कुल की जिक्र वो करता है। और भाषा सबकी वहाँ पर क्या बोलता है वो? ब्राह्मी लिपि थी सबके, प्राकृत बोलते थे। क्योंकि मैग्नेटिस 16 साल रहा है भारत में, उसके राजदूत था वो ईरान का। उसको कहीं भी ये नहीं मिला कि कोई संस्कृत का बोलने वाला हो कोई वो। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये संस्कृत जो है 8वीं 9वीं शताब्दी की देने से पहले कोई संस्कृत का कोई प्रचलन नहीं था। साहित्य में भी सारा साहित्य ने जो लिखा है, जो आज का ये जिसको हमें भारतीय हिंदू परंपरा का साहित्य बोलते हैं, रामायण है, महाभारत है, वेद उपनिषद हैं और उपनिषद हैं, ये सारी क्या है, ये 8वीं शताब्दी के बाद ही लिखनी शुरू हुई है। क्योंकि इनमें छंदों से पता लगता है, ये तो कहते बहुत पुरानी है, लेकिन पुरानी के लिए कोई प्रमाण कोई नहीं इनके पास में, खाली जबान है।